कहा कि सोशल मीडिया जहां बधाइयाँ शुभकामनाएं देने वालों से भरा हुआ है, वहीं कुछ चुनिंदा लोग, कुछ ही लोग हैं शायद, मुझे लगता है मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, वो कमेंट कर रहे हैं कि जी वो तो चौटाला सरकार में एजी लगे थे। कुछ भी नहीं, बार एसोसिएशन तक का इलेक्शन नहीं लड़ा, अपने काम से काम, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, कंप्लीटली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक साल तो हिसार में ही वकालत करी, 84 से 85 तक हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत की, 85 से फिर 2000 तक हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने वकालत की और वहीं ये सीनियर डेजिग्नेट हुए। ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये जस्टिस सूर्यकांत की प्रॉपर्टी है और उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। उनकी अपनी कमाई जो है वो एज एजी भी बहुत होती है, उसके बाद वो हाई कोर्ट के जज बन गए। तो क्या मतलब ईमानदारी का क्राइटेरिया क्या भूखा नंगा रहना ही होता है? क्या एक जज के पास कोई 50-60 करोड़ की अगर प्रॉपर्टीज, जेवर, मतलब कहते हैं उनके पास 3 गाड़ियां हैं या मेरे पास 18 हैं। अपनी उन्होंने एक फाउंडेशन बना रखी है, हर साल सम्मानित करते हैं, हर साल विदाउट फेल, कितने ही बिजी हों, इसके लिए समय जरूर निकालते हैं। असल में हरियाणा को क्या माना जाता है कि हरियाणा के लोग या तो जब अपने बॉर्डर पर जाकर शहीद होते हैं या कुश्ती, कबड्डी और बॉक्सिंग करते हैं, दिमाग काम की या पढ़ाई नाम की उनके पास क्या चीज़। जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि कंधे से बिल्कुल ऊपर, उससे ऊपर जो है ये कमजोर होती है। अब ऐसा आदमी कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हो, सिविल मैटर्स का एक्सपर्ट हो और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंच जाए तो तकलीफ तो लाजमी। तकलीफ किसको है? एक रिटायर्ड हाई सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्यों? वो इनकी एलिवेशन के वक्त किसी दूसरे जज की सपोर्ट में थे, कॉलेजियम ने उनकी सुनी नहीं, कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत को एलिवेट कर दिया। इसने तो वो नूपुर शर्मा को अच्छी तसल्ली से उन्होंने कमेंट किए थे उसके ऊपर कि ये इस तरीके के वो हैं, वो भाजपा की थी, संघ से थी, तो अगर ये संघी थे तो उसके क्यों कपड़े उतार दिए? क्यों उसकी वो इतनी खरी खरी सुना दी कि एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। सीबीआई को इन्होंने तोता बताया कि उसको अपनी इमेज चेंज करनी चाहिए। कौन जज है जो सरकार के साथ होगा और वो सीबीआई को गालियां दे देगा? नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ करके, हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ करके एक लड़का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट बनने वाला है। शायद न्यूज़ में आपने भी पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल है जस्टिस सूर्यकांत। मेरे साथ आज की चर्चा में भाग लेने के लिए हैं हरियाणा के लीडिंग एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर प्रदीप मलिक जी। मलिक साहब का स्वागत है और मलिक साहब से आज जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में और भी जुड़ी हुई बातों के बारे में बातचीत करेंगे। सो मलिक साहब, स्वागत है आपका। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा पेटवाड़ गांव का तो है, हिसार के, और अपने एमडीयू से उन्होंने लॉ किया है। बहुत ही मतलब उनकी जो पृष्ठभूमि ना, एक बिल्कुल ही आज जैसा आप चर्चा से मतलब इस इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि काख में टाट लेकर जाया करता, थोड़ा सा बताओ ना जस्टिस साहब के बारे में। देखिए, हिसार जिले के पेटवाड़ गांव से जस्टिस सूर्यकांत बिलोंग करते हैं और उनकी जो बिगनिंग थी, जिस टाइम वो पैदा हुए 1962 में, उस टाइम में हरियाणा को बने हुए कोई ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्कूलिंग कैसी थी सभी जानते हैं। स्कूल के अंदर बैठने के लिए बेंच भी नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम के बच्चे, जैसे कि आम पुराने लोग सभी जानते हैं, एक कंधे पे बैग होता था, थैला जिसको कहते हैं, उसमें उनकी किताब होती थी, हाथ में तख्ती होती थी और बगल में एक टाट का टुकड़ा होता था या कोई दरी का टुकड़ा होता था, बोरी कट्टा कुछ भी ऐसी चीज़ एक वो लेकर जाते थे। वहाँ क्लास के अंदर उसको बिछा के खुद ही साफ करते थे, वहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे। 8वीं तक जस्टिस सूर्यकांत उसी स्कूल में, गाँव के स्कूल में पढ़े थे, कोई उनमें वो नहीं था। उसके बाद कॉलेज उन्होंने किया हिसार गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जी। उस वक्त उस कॉलेज की फीस, क्योंकि मैं भी लगभग उसी टाइम के 4-5 साल आगे पढ़ाऊँगा, मेरे वक्त में ही उसकी फ़ीस 14 रुपये होती थी 1 महीने की। उनके वक्त में तो और 10-11 रुपये रही होगी। उस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद वो LLB करने MD यूनिवर्सिटी में आए और उस टाइम यूनिवर्सिटी के लॉ की फ़ीस और बाकी डिपार्टमेंट की फ़ीस यही 25 से 30 रुपये पर मंथ हुआ करती थी। 25 से 30 रुपये, यानी कि आप 300-400 रुपये में पूरा साल आपका पढ़ाई का खर्चा आपका। वो ऐसे साधारण परिवेश से आए
उन्होंने कोई एनएलयू या नलसार या किसी जिंदल से लॉ नहीं करी। 25 से 30 लाख रुपए है 5 साल के कोर्स जहाँ वो ऐसे लोग हैं। अब तकलीफ वहीं से शुरू होती है कि एक ऐसे ग्रामीण परिवेश से, असल में हरियाणा को क्या माना जाता है कि हरियाणा के लोग या तो जब अपने बॉर्डर पर जाकर शहीद होते हैं या कुश्ती कबड्डी और बॉक्सिंग करते हैं, दिमाग काम की या पढ़ाई नाम की उनके पास क्या चीज़। जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि कंधे से बिल्कुल ऊपर, उससे ऊपर जो है ये कमज़ोर होते हैं। अब ऐसा आदमी कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हो, सिविल मैटर्स का एक्सपर्ट हो और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंच जाए तो तकलीफ तो लाजमी। यही तकलीफ जो है ये आज मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी देर से देख रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। उन्होंने मेहनत करी है शुरुआत से, और ना तो कोई अंकल जज था उनका, ना उनका बाप कोई चीफ जस्टिस था। मलिक साहब कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं जस्टिस सूर्यकांत? एक बिल्कुल साधारण ग्रामीण परिवार, जिसमें इतनी ज़मीन भी नहीं कह सकते, कोई 10-12 एकड़ इनके हिस्से में आती होगी, और वो इलाका जहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार भी नहीं होती। बता रहे हैं कि परिवार में सभी शिक्षक हैं, ये ही एक ऐसे बच्चे निकले जो लॉ के अंदर आए, बाकी सब शिक्षा की उसमें है। अब आप ये देखिए, इनकी पत्नी भी शिक्षा विभाग की थी, वो प्रिंसिपल रिटायर हुई, प्रोफेसर बनी वो अपने इसके अंदर दौरान, और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज में रिटायर हुई है, वो भी शिक्षा में ही थी। ये अकेले ऐसे थे जो लॉ के क्षेत्र में गए, पहले वकालत करी इन्होंने, 1 साल तो हिसार में ही वकालत करी। 84 से 85 तक हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत की, 85 से फिर 2000 तक हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने वकालत की, और वहीं ये सीनियर डेजिग्नेट हुए। अच्छा, उससे पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट फेज हमारे रोहतक का है, जब इन्होंने यहाँ से 5 साल का ही लॉ किया होगा, तीन ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ किया होगा। तो उस दौरान, क्योंकि आपके तो सीनियर रहे हैं जी, आपने भी लॉ यहीं से किया है, आपकी तो सारी प्रैक्टिस भी यहीं की है, बाकी हाई कोर्ट का भी है आपका, तो थोड़ा सा बताओ यहाँ का आप के सीनियर के बारे में, क्योंकि अब तो काफ़ी लंबे समय से इनको जानते हैं, तो यहाँ कैसे स्टूडेंट थे? देखिए, स्टूडेंट का जहाँ तक है कि वो एक तो अपने फालतू चीज़ों में नहीं थे, कि आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों या कोई ड्रामेटिक्स हों, स्पोर्ट्स हों, ऐसी चीज़ों के अंदर उनका ज़्यादा वो नहीं, रुचि नहीं थी। वो अपने, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड ऐसी थी, वो यहाँ कुछ हासिल करने आए थे। सबसे बड़ी उनके मन में यही थी कि मैं अलग हट के आया हूँ और मुझे यहाँ से कुछ हासिल करके जाना है। वो पढ़ाई में ही उनका ज़्यादा ध्यान होता था। हाँ, बहुत मिलनसार, जो कि क्योंकि मेरे से तो काफ़ी सीनियर थे, उस टाइम के जो लोग हैं वो बताते हैं इनके कि बहुत मिलनसार थे, हर एक के साथ उठना बैठना, कभी किसी से तू तड़ाक भी नहीं हुई, कभी किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं, हम बहुत हम्बल नेचर के, और सबसे बड़ी बात मिलनसार। अगर आपके पास बैठेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा, आज भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी जज से बात कर रहे हैं। जस्टिस बिल्कुल नॉर्मल आपके साथ वो उसी तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से एक आम साधारण आदमी आपसे बात करता है, हंसना बोलना सारी चीज़ें, तो उसी बहुत अच्छी नेचर के और बड़े सफल स्टूडेंट यहाँ के रह के गए। वो LLM के अंदर तो बल्कि उन्होंने शायद टॉप किया था, कुरुक्षेत्र से LLM की थी इन्होंने, काफ़ी देर बाद काफ़ी देर बाद की थी। वो जज बनने से कुछ समय पहले जब AG थे उस टाइम LLM की थी उन्होंने। मतलब पढ़ाई में बहुत स्कॉलर है, बहुत स्कॉलर हैं। और वो देखो, स्कॉलर होना ही ये निशानी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हो। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत कम लोग जा पाते हैं। हम हैं क्रिमिनल के, कुछ नहीं करना होता, पकी पकाई खाते हैं। अच्छा, सच्ची बात ये, क्रिमिनल लॉयर का काम होता है ऑन द स्पॉट, हाजिर जवाब, वहीं मौके के ऊपर गवाह क्या कह रहा है उसको कैसे क्रॉस करना है, क्या डिफेंस लेना है, वहाँ वो वहीं है। हमारे को तो चालान पुलिस तैयार करके देती है, चाहे 500 पेज का हो चाहे 50 पेज का हो, उस चालान के अंदर से कमी पेशियाँ ढूंढनी होती हैं। खेल आपका तो वही है, खेल हमारा वही है, उसी से लिमिटेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना वाइड है? कॉन्स्टिट्यूशन एक एक सेक्शन के ऊपर यहाँ लाखों अथॉरिटीज भरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पॉइंट के ऊपर जब आर्ग्यूमेंट होने लगती है तो 20-20, 30-30 दिन तक लगातार आर्ग्यूमेंट होती रहती है, और उसको डील करना, उन जजमेंट्स को भी साथ में डील करना जो पहले हुए हैं, और फिर उनमें से भी निकालना और नए जजमेंट को अपने आप को उसको एक नया स्वरूप देना, वो एक बहुत ही पेशेंस का, दिमाग का, बहुत ही इंटेलेक्ट का काम। ये जो सीनियर लॉयर्स हैं, ये प्रशांत भूषण, शांति भूषण वगैरह, ये इनका क्रिमिनल वगैरह का इतना कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे जब आते हैं तब आती है बात।
तो ये उस चीज का एक्सपर्ट होना इटसेल्फ दिखाता है कि कहाँ इंटेलेक्ट कितना है। उससे पहले वो एएजी बने। जी। अच्छा, जब जैसा आपने भी कहा कि सोशल मीडिया जहां बधाइयाँ शुभकामनाएं देने वालों से भरा हुआ है, वहीं कुछ चुनिंदा लोग, कुछ ही लोग हैं शायद, मुझे लगता है मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, जी। वो कमेंट कर रहे हैं कि जी वो तो चौटाला सरकार में एएजी लगे थे। जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो हवा सिंह हुड्डा बंसीलाल की सरकार में लगे थे, तो ये तो क्या बात हुई। हर सरकार के अपने चुने हुए आदमी होते हैं, इनका तो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन कभी रहा ही नहीं। 85 में हाईकोर्ट गए थे, 2000 में एजी बने। उस पीरियड के अंदर कभी किसी ने सुना हो कि सूर्यकांत नाम का कोई वकील किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है? कांग्रेस से, एचवीपी से, इनेलो से, भाजपा से? कभी भी नहीं। बार एसोसिएशन तक का इलेक्शन नहीं लड़ा, अपने काम से काम, नॉन कंट्रोवर्शियल, कंप्लीटली नॉन कंट्रोवर्शियल। जब तक एज ही नहीं, हाँ सिर्फ ये वो भी तकलीफ इसलिए है कि ही वॉज द यंगेस्ट एज। अच्छा, एज ही को ये माना जाता है एक सीनियर वकील को तो बड़े रेसे को बना दो, वो उनका वो होता है। लेकिन इनका तो आप ये कह देते हैं कि चौटाला साहब का लगाए हुए हैं, तो इन्होंने फेल कहाँ किया चौटाला साहब को? इनका जो टेन्योर था, उस टेन्योर के अंदर देखो कि इनके द्वारा करवाए हुए जो काम है, जो वहाँ पे जुडिशियल वर्क है, वो किस तरीके का हुआ। सिर्फ ये कह देना कि भैया उस टाइम के वो, अब चौटाला ने लगाया तो कोई ना कोई तो हर सरकार लगाती। अभी खट्टर साहब ने भी आकर लगाया था महाजन साहब को, तो महाजन साहब को अब ये कह दें कि नहीं जी वो तो खट्टर साहब ने लगाए थे, उनको आता जाता तो कुछ नहीं था। या जो हवा सिंह हुड्डा को कह दो कि बंसीलाल ने लगाए थे, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे, उनको कुछ नहीं आता। अरे भैया वो भी बहुत काबिल लोग हैं। चौधरी हवा सिंह हुड्डा कोई अरे गरे नहीं, वो भी उसके बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। तो ये कह देना कि उस सरकार, हर सरकार अपना एजी लगाती है, ये उसका अपना दायित्व होता है सरकार। मलिक साहब, एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पर घूम रही है जिसमें ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये जस्टिस सूर्यकांत की प्रॉपर्टी है और उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। सच क्या है? देखो हमें तो नहीं पता। देखिए मैंने भी वो लिस्ट देखी है। उस लिस्ट को देख के हंसी आती है। वो खुद 15-16 साल हाई कोर्ट के अंदर बढ़िया अच्छे वकील रहे, और एक वकील हाई कोर्ट की जिसका नाम है, जिसके पास काम है, वो मिनिमम से मिनिमम मान लो तो 10 और 15 लाख रुपए महीना कम से कम कमाता। मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। उसके बाद उनकी पत्नी भी जॉब, उस वक्त में जब ये वकील थे तब कम से कम वो 1-1.25 लाख की, और ये मैं अपनी पर्सनल जानकारी से बता रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी भी उसी प्रोफेशन में प्रिंसिपल ही रिटायर हुई है। ग्रेड वही है। हाँ, तो मेरे को पता है कि कितना पैसा मिलता। और अगर एक इतना कामयाब वकील, फिर दूसरा जब वो एजी रहते हैं तो एजी अपने स्टेट से अलग प्राइवेट काम भी ले सकता है। उसके ऊपर अब वो पंजाब के केसेस जो हैं वो ले सकते हैं। उनकी अपनी कमाई जो है वो एज एजी भी बहुत होती है। उसके बाद वो हाई कोर्ट के जज बन गए। तो क्या मतलब ईमानदारी का क्राइटेरिया क्या भूखा नंगा रहना ही होता है क्या? क्या एक जज के पास कोई 50-60 करोड़ की अगर प्रॉपर्टीज, जेवर, मतलब कहते हैं उनके पास 3 गाड़ियां हैं, भैया मेरे पास 18 हैं। आप तो जज भी नहीं हो। मैं ना जज हूँ ना कुछ हूँ, एक सीधा साधारण रोहतक का वकील हूँ। गाड़ियों का तो किसी ने जिक्र नहीं किया उनके पास, मेरे पास तो 3-4 गाड़ियाँ भी हैं। अब मेरे को लगाओ ना, अब कल की तारीख में, अब तो मैं खैर मेरी उम्र निकल ली, अगर मेरे को कोई जज लगा दे तो मेरे भी कह देंगे इतने पैसे ले रहा है, इतने ले रहा है। भैया ऐसे कोई वो नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। उस लिस्ट को देखो आप कि ये इसका फार्म है, ये इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इतना सोना है, इतनी चांदी है, हर एक के घर में मिल जाएंगी। उसके बारे में तो नहीं पूछा आपने जिनके घर में गणेश पूजा हो रही थी, वो तो अब रिटायरमेंट के बाद भी गाड़ियां खरीद रहे हैं करोड़ों रुपए की। उसके करोड़ों के ऊपर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन ये बेचारा गरीब परिवार का था एक, उसके पीछे लग लिया आप। इनके पीछे कोई लीगेसी नहीं है अंकल जज वाली, क्या ये भी ये एक बहुत बड़ा कारण? कोई लेगेसी नहीं, कोई अंकल जज नहीं है, कोई पीछे से पुश करने वाला नहीं था। यहाँ मुझे कई बार हैरानी होती है, एक डॉक्टर का बेटा तो चलो पढ़ लिख के MBBS करके डॉक्टर बन जाता है, लेकिन वो भी कैसे MBBS करता है, कैसे MD करता है, वो भी सबको पता है। लेकिन क्या एक जज का बेटा भी जज ही बनेगा? ऐसा क्या है कि भैया वो इनहेरिटेड होता है क्या? इंटेलेक्चुअल कभी इनहेरिटेड नहीं होता। आप इंटेलेक्ट लेके आते तो अपना लेके आते हो, बाप के दिमाग बच्चे के में नहीं जा सकता। तो वो क्या, वो अब जस्टिस चंद्रचूड़ हैं भैया, ही वॉज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, बाप भी चीफ जस्टिस था, इनको भी जज बनवा दिया, सपने में भगवान भी आने लग गए।
अंकल जज बड़ा मतलब एक अंकल जज का इतना बड़ा सिंड्रोम है, हर रिटायरमेंट के बाद भी कहते हैं नहीं जी मेरे को तो ये वाला मकान क्यों नहीं दिया, मैं तो इसका एंटाइटल्ड हूँ, ये वाली मेरे को इसके लिए मेरे को स्पेशल नंबर दो। अब गाड़ी भी आप कई करोड़ की खरीदोगे, उसके नंबर भी आपको स्पेशल चाहिए। मतलब ये लोग जो हैं इनके बारे में कोई नहीं बोलता। एक जज के पास जिसका पिछले 30-35 साल का कैरियर है, उसमें उसने अगर 50-60 करोड़ रुपए कमा भी लिए, मियाँ बीवी दोनों कमाते हो वहां, तो उसमें क्या आ गया, क्या क्या दोष कर दिया उन्होंने। तकलीफ किसको है? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्यों? वो इनकी एलिवेशन के वक्त किसी दूसरे जज की सपोर्ट में थे, कॉलेजियम ने उनकी सुनी नहीं, कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत को एलिवेट कर दिया, तकलीफ शुरू हो गई। एक कोई प्रॉपर्टी डीलर से एफिडेविट दिलवा रखा है कि जी मैंने तो इनकी ये डीलिंग करी थी, मैंने ये डीलिंग करी थी, ये प्रॉपर्टी इतने की थी और इन्होंने जो है वो रजिस्ट्री इतने की कराई। ईमानदारी से अपने नेम धर्म करके कोई बता दे कि पूरे पैसों की रजिस्ट्री किसी ने आज तक कराई हो, तो जो सर्कल रेट होता है सिर्फ रजिस्ट्री उसी की कराते हैं, बाकी सारा लेन देन कैश में चलता है। चलो कराई भी हो तो उसमें कौन सा पाप कर दिया? ये पाप अगर है तो सारा हिंदुस्तान कर रहा है। जेल में से एक कन्विक्ट की कंप्लेंट करवा दी कि जी इन्होंने तो फलाने नैरकोटिक्स केस के अंदर बेल ले रखी, जरूर ले रखी होगी। बेल का जिसके पास बेंच होता है हाई कोर्ट में, एक दिन में 300 बेल लगी हुई होती। जज को ये भी ध्यान नहीं रह सकता कि कौन सी बेल मैंने सुन ली और कौन सी चली गई। हर बेल का अपना क्राइटेरिया, ले ली होगी, हम एक कन्विक्ट की मानेंगे, उसके बेसिस पे कहते हैं कि जी इन्वेस्टिगेट करो। अरे लो, किसके खिलाफ लिखवानी है चिट्ठी? मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं, किसके खिलाफ लिखवाऊं बताओ? मैं लिखवा के देता हूँ कि जी फलाने ने तो ये काम कर रखा है, किसी के खिलाफ लगे रहो, उसके खिलाफ कोई हो, किसी के खिलाफ दे दे, अरे आप इन्वेस्टिगेट करते रहो। मलिक साहब एक चीज़ और, जब जस्टिस सूर्यकांत का नाम आया कि वो सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं, तो मीडिया उनके गांव में गया। गांव में जाके ये पता लगता है कि वो हर साल विदाउट फेल अपने गांव के मेधावी छात्रों को अपनी उन्होंने एक फाउंडेशन बना रखी है, हर साल सम्मानित करते हैं, हर साल विदाउट फेल, कितने ही बिजी हों इसके लिए समय जरूर निकालते हैं। देखिए क्या दर्शाता है? सोशल वर्क के लिए जब वो हाई कोर्ट के जज थे तब भी, वो चीफ जस्टिस हिमाचल के बने तब भी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब जज बने तब भी, वो हमेशा ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। जहाँ उनको सोशल वर्क के लिए बुलाया, बगैर ये परवाह किए कि भैया तुम जज हो, तुमको वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये दिखाई दिया कि इसमें सोसाइटी एट लार्ज बेनिफिट करती है, तो वहाँ गए, कभी मना नहीं किया, हर काम में आगे बढ़ के। हमारे रोहतक के खुद के काम जो हमने जाके गए, हम वहाँ पे जाके कहा सर ये काम है, बताओ क्या काम है। कभी हमने जाके ये कहा कि जी हम मिलना चाहते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उसको अंदर चैम्बर में बुला के हमसे बातचीत ना की हो और बिना चाय पिए हमको आने दिया हो। सबके बारे में पूछेंगे, वो कैसे कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ कहाँ है, ये क्या चीज़ है, सलाह देंगे कि भाई ये काम, मतलब नहीं तो किसके पास है। आप हाई कोर्ट में जाओ, किसी जो यहाँ पे सेशन जज रह चुके हैं उनसे भी मिलने के लिए आप एक वो रिक्वेस्ट कर दो, तो अगले कहते हैं ना जी टाइम नहीं है। तो वो ना तो घमंड ना गुरूर, किसी तरीके का वो नहीं। और मैं आज बता रहा हूँ, अभी लोग बोल रहे हैं 1.5 साल के करीब का टेन्योर है एज चीफ जस्टिस, आप देख लेना। मतलब मुझे हैरानी हुई, एक हमारे ही फेसबुक के मित्र हैं, मेरी पोस्ट थी अभी मैंने डाली हुई थी, उस पोस्ट को शेयर किया है और ऊपर लिखा है ये संघी है। भैया इसने तो वो नूपुर शर्मा को अच्छी तसल्ली से उन्होंने कमेंट किए थे उसके ऊपर कि ये इस तरीके के वो हैं, वो भाजपा की थी, संघ से थी, तो अगर ये संघी थे तो उसके क्यों कपड़े उतार दिए इन्होंने, क्यों उसकी वो इतनी खरी सुना दी कि एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। सीबीआई को इन्होंने तोता बताया कि उसको अपनी इमेज चेंज करनी चाहिए। कौन जज है जो सरकार के साथ होगा और वो सीबीआई को गालियां दे देगा। पेगासस के ऊपर इन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर कमेटी वो बनाया जाए, एसआईटी बनाई जाए और इसके बारे में इंक्वायर किया जाए। सरकार की बनाई हुई चीज़ें सरकार लेके आई है, कौन जज है उसके बीच में ले आएगा। ऐसे कंट्रोल 370 ठीक है, 370 पे इन्होंने उस बेंच में थे और इन्होंने उसको सपोर्ट किया 370 हटना चाहिए। कौन कहता है 370 नहीं हटना चाहिए? ठीक बात। तो कंट्रोवर्सी पैदा की जाती। देखो आप और हम हरियाणा से हैं जी। अभी मेरे बोलते बोलते भी अगर कोई पकड़ने वाला बैठा होगा तो मेरे शब्दों में से भी कुछ ना कुछ निकाल कंट्रोवर्सी कर देगा। तक है क्या, हम हरियाणा के लोगों एक ब्लंटनेस है, हमारे को इनबॉर्न है, ये
ट्रेट है हमारा। हमारा ट्रेट यही है कि बोलते टाइम हम एग्रेशन में रहते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज ऐसी निकल जाती जो हमारे लिए सामान्य है। हम जिस लैंग्वेज में आपस में बात कर लेंगे, अगर उस लैंग्वेज में हम किसी और के सामने, किसी साउथ वाले के सामने करेंगे, वो कहेगा तो लड़ रहे हैं जबकि वो हमारे लिए एक साधारण सामान्य चीज है। तो आप कितना ही रिफाइंड कर लो, जो मदर ट्रेट्स हैं वो कभी खत्म नहीं होते। वो ठीक है, उनके भी उस टाइम, और उन्होंने कोई वो जजमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं की हुई चीज़ें। यहाँ भी हमारे जजेस के साथ बात होती है, कह देते हैं जज, यहाँ वीपी बिश्नोई हुआ करते थे जी। ऐसी ऐसी, मतलब मेरे को कोई मैंने केस के अंदर एक बेल लगा रखी थी, किसी ने किसी के पैसे ठग रखे थे, मतलब हरामजादे आते हैं, किसी का भी पैसा खा जाते हैं, ये करते हैं। अब मैं ये कहूँ कि जी इन्होंने तो अपशब्द बोले हैं कोर्ट में, अब वो उनके भावनाएं हैं कि भाई ये गलत लोग हैं। अब हमारे ओपी सिंह अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू दे रहे थे, आप सुनो उनकी, उन्होंने क्या क्या कहा है, निकाल लो कंट्रोवर्सी पैदा करने को तो कितनी कर लो, लेकिन उनके अंदर की वो भी भावनाएं थी उनकी कि क्या है, बदमाशी है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की आप चीज़ें पकड़ना शुरू करो, कोई भी कंट्रोवर्सी पैदा कर लो। मलिक साहब, हरियाणा के लिए कितनी बड़ी बात है कि एक गांव का बच्चा, गांव के सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट, हमारी एमडी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट, हमारे हिसार बार के अंदर जिन्होंने प्रैक्टिस की है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया। देखो जी, हरियाणा की मिट्टी को गौरवान्वित किया है। पहले चीफ जस्टिस हैं, एक छोटा सा राज्य और उसमें एक छोटा सा गांव, बिल्कुल छोटा सा गांव, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी 100वें नंबर पे आती होगी शायद, उस यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा डिपार्टमेंट, जिसमें आजकल तो कोई सारा दिन में कोई 2 क्लास लग जाए तो भी ना तो स्टूडेंट पढ़ने वाले ना, मतलब उसमें से उन टीचर्स से, जस्टिस अपने केपीएस मेहलवार साहब, वो उनके गुरु हैं जी। आप उनसे कभी बात करके देखो जी, मैंने वो उस वक्त के टीचर हैं जब टीचर पढ़ाते थे और बच्चे पढ़ते थे। तो ये मतलब आप ये सोच के देखो, खुद को ये लगता है कि यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने थे जी, कुछ हासिल तो नहीं था हमारे घर में, कोई नौकरी या कोई करोड़ों रुपए तो नहीं रख के जाने थे, लेकिन जिस दिन वो बने थे, रोहतक के थे, तो गाड़ी का नंबर भी HR 12 होता था ना, तो बड़ा वो रहे रोहतक की गाड़ी, मतलब एक वो होता है। और ये तो हरियाणा से एक उस पद पे जहाँ कोई सपने में भी नहीं सोच पाता, और एक गांव का बच्चा जो कि सोच के देखो, उन दिनों में उसके मन में कभी ऐसा भाव भी आया होगा, उसको ये पता भी होगा कि वो भी जगह है जहाँ पे मैं पहुँचूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस, और वहाँ तक वो पहुँचे हैं। भैया देखो, कोई हो ना हो, मैं बहुत गर्व फील करता हूँ कि मेरे हरियाणा से एक ग्रामीण परिवेश का, क्योंकि हम भी खुद गांव से जी, वहाँ का एक बच्चा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मैं तो भाई सैल्यूट करता हूँ उनको। मैं इस जो उन्होंने ये चीज़ हासिल की है, इसके लिए उनके साथ साथ मैं खुद गौरवान्वित फील करता हूँ कि हमारी मिट्टी ऐसे लोगों को भी खेलों में है, देशभक्ति में है, तो यहाँ भी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात। तो ये थे एडवोकेट प्रदीप मलिक जी। मलिक साहब का ये कहना है, आज जो गांव में सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, एमडी यूनिवर्सिटी या किसी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा है, वो भी अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बनने का सपना देख सकता है, और वो सपना पूरा भी होता है। ये हमें दिखाया, ये हमें जस्टिस सूर्यकांत के एलिवेशन ने। आपके क्या कमेंट हैं, आप कमेंट करके बताएं। हम सभी की तरफ से जस्टिस सूर्यकांत को उनके टेन्योर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए गौरव की बात है। मलिक साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद सत भाई आपका। नमस्कार।